हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कम बैक सीरीज में लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले जो जिसे हम कवर करने वाले इस वीडियो में, वो है आपके पहला टॉपिक आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें दो लॉ कवर करने हैं। पहला है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दूसरा है आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। ठीक है, ये दो लॉ है आपके, बस यही आपको कवर करने हैं। सेकंड टॉपिक है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन ने जो एटम्स की थ्योरी दी थी वो हमें कवर करनी है। देन व्हाट इज एन एटम, एटम क्या होता है ये आपको समझाना है। देन केमिकल सिंबल्स, जो जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं वो समझेंगे हम। और उसके बाद करेंगे हम एटॉमिक मास, व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, कैसे केमिकल फॉर्मूला को लिख सकते हो आप वो सीखेंगे। एंड लास्ट टॉपिक रहेगा आपका मॉलिक्यूलर मास निकालने का और मोल कॉन्सेप्ट का। तो ये आपके 8 टॉपिक्स हैं जिन्हें इस चैप्टर में हमें कवर करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो लॉ पढ़ने हैं, जिसका पहला नाम है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, तो रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का बनेगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा ये लॉ कहता है। द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल देखोगे आप, एग्जांपल है आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट में कार्बन का मास अगर 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का मास अगर 32 ग्राम है, तो टोटल 44 ग्राम आपका क्या बनेगा? क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए, क्योंकि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही आपका प्रोडक्ट का मास रहना चाहिए। तो देखो, जब प्रोडक्ट का मास हमने कैलकुलेट करा तो कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास 32, दोनों मिला के 44 ग्राम आपका मास आ गया। तो रिएक्टेंट का जो मास आया, रिएक्टेंट का मास जो आया वही आपका प्रोडक्ट का मास आया। दोनों का मास बराबर आना चाहिए। रिएक्टेंट का मास 44 ग्राम, प्रोडक्ट का मास 44 ग्राम। तो मास को ना तो आप बना सकते हो, ना उसे आप नष्ट कर सकते हो, ऐसा हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, या फिर इसी लॉ को दूसरा नाम से बोलते हैं हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। ठीक है, इस लॉ में क्या होगा देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शंस बाय मास इन अ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो आपके केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है ना, वो फिक्स्ड मास में, फिक्स प्रोपोर्शंस में होंगे। प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? रेशियो। प्रोपोर्शंस आपका रेशियो होता है। ठीक है, और रेशियो आपको लेना है किसमें? बाय मास, रेशियो बाय मास लेना है। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे H2 प्लस O2 वाटर बनाती है, H2O बनाती है। तो जो वाटर बनता है ना, वाटर के अंदर जो एलिमेंट्स है आपके, जैसे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो होता है 2 के रेशियो में रहता है, और ऑक्सीजन जो रहता है वो 1 के रेशियो में रहता है। सॉरी, 16 इसका मास होता है 16 ग्राम, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है आपका? 2 ग्राम होता है। तो इन दोनों का अगर रेशियो अगर आप लेते हो तो 2:16 आएगा, और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 1:8 आपका रेशियो फिक्स रहने वाला है। अब ये पानी आप कहीं से भी आप ले लेना, टैप वाटर लेना, ठीक है, या फिर आप सिंपल जो सी है, सी वाटर ले लेना। ठीक है, जो भी आप वाटर का सोर्स जो भी हो, ठीक है, लेकिन पानी का जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो 1:8 के रेशियो में फिक्स रहेंगे। इसे बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। आप इसका एसएस ले लो या फिर नोट कर लो आप अपने नोट्सबुक में। अब हम करेंगे सेकंड टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट है 9th क्लास में ये, कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसमें एटम के बारे में बताया था कि एटम क्या होता है, वो कैसी प्रॉपर्टीज रखता है, वो हमें इसमें देखना है। देखो क्या क्या पोस्टुलेट दिए डाल्टन ने। पहला है द मैटर इज मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल विच आर कॉल्ड एन एटम। जो मैटर है, जो भी इस अर्थ पे जो मैटर बना हुआ है, वो छोटे से पार्टिकल से बना हुआ है, जिसका नाम है एटम। ठीक है, and the atom can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन में जो एटम है ना तो बनाया जा सकता है, ना तो उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये भी बताया इन्होंने। और क्या बताया इन्होंने? द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट
हैव सिमिलर मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आपको मैं एक एलिमेंट दूं, जैसे लेट सपोज एक गोल्ड का एलिमेंट आपके पास है, तो गोल्ड के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहने वाली है। ठीक है, जो एलिमेंट है आपका गोल्ड या सिल्वर का लोगे तो उसमें जितने भी एटम होंगे, बहुत सारे एटम हो सकते हैं, तो जितने भी एटम होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। ठीक है, और फिर वाइस वर्सा इसलिए बोला गया कि अलग अलग एटम का जो एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट की जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। ठीक है, जैसे गोल्ड और सिल्वर में कंपेयर करो तो गोल्ड के एटम की प्रॉपर्टीज और सिल्वर के एटम की प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगी, डिसिमिलर रहेंगी। द कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स ऑफ द सेम और द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। आप अगर एलिमेंट्स को, अगर आपने जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया तो H2O एक कंपाउंड बन जाएगा। यही इसमें बताया गया है कि कंपाउंड फॉर्म होता है जब आपके एटम्स सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। जैसे वाटर का फॉर्मेशन है तो इसमें हाइड्रोजन के एटम लगे होंगे, इसमें ऑक्सीजन के एटम लगेंगे, दोनों कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद H2O बनाएंगे। और कंबाइन कैसे करेंगे, वो एक फिक्स्ड रेशियो में करेंगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन से करेंगे। ठीक है, 1:, जैसे वाटर है तो 1:8 में ही ये फिक्स रेशियो में पैक्ड होगा, फिक्स रेशियो में कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी एक गिवन कंपाउंड में आपके नंबर्स ऑफ एटम फिक्स रहेंगे। जैसे NaCl की बात करोगे, ये सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला या कंपाउंड है, तो NaCl में Na के एटम और Cl के एटम फिक्स रहेंगे, ये दो ही रहेंगे, यही आपका सॉल्ट होता है। अगर NaCl2 करते हो तो ये आपका सॉल्ट का फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी इन्होंने इस वाली थ्योरी में बताया। तो ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है व्हाट इज एन एटम। एटम क्या है, वैसे डाल्टन ने ही बताया था कि एटम हम किसे बोलते हैं, क्या है एटम आपका, द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड द एटम। ठीक है, टाइनी पार्टिकल मींस क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये पेज है मेरे पास, ये तो बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, भले ही छोटा है लेकिन आपको लग रहा होगा कि हाँ बड़ा है। अब इसका आप वो हिस्सा करो, वो छोटा से छोटा हिस्सा करो जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसे दो में डिवाइड कर दिया, एक को आपने डिस्कार्ड करा, फिर एक और छोटा, इससे भी छोटा और इससे भी छोटा, इससे भी अगर आप छोटा लोगे, इससे भी छोटा लोगे, एक ऐसा हिस्सा आएगा, एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते। देख सकते हो आप, इसको और आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मिनिमम, ये छोटे से छोटा पार्ट आपका एटम कहलाता है। ठीक है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा कैमरे के अंदर, देखो छोटे से छोटा पार्ट आपका एटम कहलाएगा। ठीक है, अब ये किसी भी मैटर के लिए ट्रू है। ठीक है, किसी भी मैटर के लिए ट्रू है, हर एक मैटर आपका एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एटम इज अ टाइनी पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि और डिवाइड नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन। डाल्टन ने ये बताया था। देन एटम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं एटम, दे आर स्मॉलर देन द एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। ठीक है, ये हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनकी जो रेडियस है वो नैनोमीटर में आप मेजर कर सकते हो। नैनोमीटर होता है 10 की पावर -12, जो 1 नैनोमीटर होता है वो होता है 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 मीटर। एक मीटर में आपको पता है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 10 की पावर माइनस मीटर में देख लो कितना छोटा हो जाएगा आपका एटम। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसका एसएस ले लो, नोट कर लो अपने कॉपी में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अगला टॉपिक जिसका नाम है केमिकल सिंबल्स। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स है आपके, उसके आपको केमिकल सिंबल लिखने हैं। ठीक है, कैसे दिए जाते हैं केमिकल सिंबल, कैसे बने होंगे, ये हमें इसमें देखना है, और कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल देखेंगे। देखो, a chemical symbols is defined as the notation of one or two letters which represent a chemical element। एक केमिकल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर या दो लेटर का सिंबल बना देते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम के लिए आपने Na लिख दिया और क्लोरीन के लिए आपने Cl लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे आप एक केमिकल नोटेशन कर सकते हो सोडियम एलिमेंट के लिए और क्लोरीन एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब आगे देखो, a chemical symbol of some elements is derived from the first letter of the name and a letter appearing letter the same elements। ठीक है, अब जैसे आपके पास कार्बन है तो कार्बन का जो लेटर होता है C, इसको हम सिंबल बना देते हैं। ठीक है, जैसे पोटेशियम है आपके पास तो पोटेशियम का आपका K बनता है। ठीक है, तो पोटेशियम और सोडियम के लिए जैसे आपने लिखा सोडियम है,
ठीक है, सोडियम है आपके पास, तो सोडियम का एस आपने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपके पास कुछ और क्राइटेरिया था। क्या क्राइटेरिया? उसमें आप सिंबल में लोगे लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, एक लैटिन लैंग्वेज होती है जो कि डेड लैंग्वेज है, जो बदल नहीं रही आजकल। ठीक है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में नई नई वोकैबुलरी आती है, इसलिए इंग्लिश वर्ड को ना लेके हमने एक लैटिन लैंग्वेज से सिंबल्स ले लिए। सोडियम के लिए हमने सिंबल लिया Na। ठीक है, Na कहां से ड्राइव किया गया? Na ड्राइव किया गया है नेट्रियम से। ठीक है, नेट्रियम एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड का जो नेट्रियम है उसका Na आपने ले लिया और सोडियम इसको बना दिया, तो सोडियम का सिंबल बन गया क्या? नेट्रियम या फिर Na। ठीक है, तो सम सिंबल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, सिंबल ऑफ सोडियम इज Na और Na इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज नेट्रियम। ठीक है, नेट्रियम का मतलब है आपका सोडियम। देन कुछ टेबल है आपके पास जिसके अंदर कुछ एलिमेंट दिए हैं और उसके सिंबल दिए हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का सिंबल है Cl, कोबाल्ट का सिंबल है Co, सिल्वर का सिंबल है Ag, गोल्ड का सिंबल है Au एंड मर्करी का है Hg, लेड का है Pb, एल्यूमिनियम का Al, कॉपर का Cu, पोटेशियम का K, सोडियम का Na, आयरन का जो आपका है वो है आपका Fe और जिंक का है Zn। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स का अलग अलग सिंबल्स है जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। आपको एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स तक, 1 to 20 एलिमेंट्स तक आपको लर्न करके रखना है। हाइड्रोजन से लेके आपके कैल्शियम तक के एलिमेंट्स और उसके सिंबल आपको याद करने हैं। ये इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री को समझने के लिए। इसका एसएस ले लो, नोट कर लो। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटॉमिक मास। ठीक है, तो कैसे आप एटम का मास कैलकुलेट करते हो वो देखेंगे इसमें, और एक टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे आपके एलिमेंट दे रखे हैं जिसका एटॉमिक मास दे रखा है। देखो एटॉमिक मास होता क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव अस द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। मेजर किसमें करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे हम यू बोलते हैं या यूनिफाइड मास बोल सकते हैं इसको, यू बोलते हैं या यूनिफाइड मास बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, और ये एक एटम का मास होता है। एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम हो सकते हैं, तो उस बहुत सारे एटम में एक एटम का मास जो है वो एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका मेजर होता है एएमयू में। एएमयू की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो एक एएमयू किसके बराबर आएगा? ये आपको याद करना है कि ये 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम के बराबर आता है। किसमें कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको याद रखना है। हम कैलकुलेट करते हैं एएमयू में, या फिर इसी को बोलते हैं हम यूनिफाइड मास। ठीक है, यूनिफाइड मास, जिसे यू से हम सिंबलाइज करते हैं। अब ये टेबल दे रखी है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास यहां लिखा हुआ है। जैसे एटॉमिक नंबर जो है 1 है, किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, उसका एटॉमिक मास होता है 1। देन दूसरा एटॉमिक नंबर है 2, और एटॉमिक नंबर 2 है आपका हीलियम का। हीलियम का सिंबल है He और इसका जो एटॉमिक मास है वो है आपका 4। लिथियम है तीसरा जिसका एटॉमिक मास 7 है। बेरिलियम है आपका जिसका एटॉमिक मास 9 है। बोरॉन है आपका जिसका एटॉमिक मास 11 है। कार्बन है आपका जिसका एटॉमिक मास 12 है। ठीक है, तो कार्बन से ही हमने क्या करा? इसी कार्बन को लेके हमने एएमयू को डिफाइन कर दिया। 1 एएमयू कितना होगा? 1 एएमयू बराबर होगा 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब वन कार्बन एटम का मास कितना है? 12। तो ये अगर आप रखोगे 12 इंटू में 12 तो ये आ जाएगा आपका 1। तो ये डिफाइन हो जाता है 1 एएमयू या 1 यूनिफाइड मास आपका आ जाएगा। इसीलिए हमने कार्बन को एज अ क्या माना है? एज अ मेजर करने के लिए रेफरेंस ले लिया है। ठीक है, देन 7 जो आपका एटॉमिक नंबर है 7, वो किसका है? नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का जो आपका एटॉमिक मास होता है वो होता है आपका 23 नहीं होता, इसका 14 होता है इसका एटॉमिक मास। ठीक है, एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16, और फ्लोरीन का आपका एटॉमिक मास है 19, और जो आपका नियोन है उसका एटॉमिक मास है 20। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको बाकी के 11 से लेके 20 तक, कैल्शियम तक के, सोडियम से कैल्शियम तक के एटॉमिक मासेस को आप अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, बाकी का अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जब तक आप इसे एसएस ले लो या फिर नोट कर लो अपने नोट पर।
तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, ठीक है। जब एटम और एटम कंबाइन करता है तो बनता है आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर दैट आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। दो एटम जब कंबाइन करते हैं किसी केमिकल बॉन्ड से, तब बनता है आपका क्या, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो ये आपके मॉलिक्यूल बन रहे हैं उसमें होती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम उसके अंदर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम एटॉमिसिटी, ठीक है। तो ये हो सकते हैं आपके मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। देखिए क्या होते हैं ये। The number of atom constituting a molecule is known as the atomicity। कितने एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है। मोनोएटॉमिक कैसे बोलोगे, मॉलिक्यूल दैट कंटेन वन एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक एटम है उसे बोलेंगे मोनोएटॉमिक, ठीक है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर टू एटम है उसे बोलेंगे डायटॉमिक, ठीक है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर तीन एटम है उसे बोलेंगे हम ट्राइएटॉमिक, ठीक है। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर तीन से ज्यादा एटम्स है उसे बोलेंगे हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए यहां पे लिख रखे हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन द टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सिमिलर काइंड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हीलियम है आपका, हीलियम आपका मोनोएटॉमिक है क्योंकि इसके अंदर हीलियम एक ही है, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर O2 है, O2 मींस O और O, ठीक है। O और O दो है, इसका मतलब ये डायटॉमिक है, ठीक है। एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा, दो एटम है तो डायटॉमिक है। ऐसे ही ओजोन है, ओजोन के अंदर क्या आएगा, ओजोन तीन आते हैं आपके ऑक्सीजन के एटम, तो एक, दो और तीन, तीन एटम आएंगे तो ट्राइएटॉमिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फास्फोरस में चार एटम आए तो तीन से ज्यादा वाले को हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉलीएटॉमिक। ऐसे ही सल्फर में 8 एटम्स है तो इसे बोलेंगे हम पॉलीएटॉमिक। तो इसे बोलते हैं हम मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसे अच्छे से नोट कर ले, एसएस ले ले, ठीक है। फिर हम करेंगे अगला टॉपिक। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। कैसे आप एक केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो, जैसे NaCl कैसे बना होगा, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट कैसे बना होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बना होगा, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट कैसे बना होगा, ये सारे कंपाउंड कैसे बनते हैं, उसे कैसे लिखा जाता है, उसके कुछ रूल्स है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। देखो क्या है, the chemical formula is the notation used to show the number and type of atom present in a molecule using the chemical symbols and numerical subscripts। numerical subscripts और केमिकल सिंबल्स, ठीक है। कितने एटम प्रेजेंट है, किस टाइप के एटम प्रेजेंट है, ये सभी को हम सिंबल के फॉर्म में दिखा देंगे, ठीक है। वो बनेगा आपका केमिकल फॉर्मूला। अब देखो, द चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड द आयन। जो भी चार्ज स्पीसीज रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। किस प्रकार के आयन हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी उसे एनायन बोलेंगे, और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को हम कैटायन बोलेंगे, ठीक है। ये बेसिक्स की बात है, आपको समझ में आ गई। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज द पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। जब ग्रुप ऑफ एटम कंबाइन करके एक चार्ज बनाएंगे तो उसे बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयन। और पॉलीएटॉमिक आयन क्या होना चाहिए, आपका बैलेंस होना चाहिए, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी होना चाहिए उस कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इस टेबल की हेल्प से आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई भी कंपाउंड लिख सकते हो। देखो इसमें यूनिवैलेंट आपका एनाइन लिख रखा है, ठीक है, जिसका नाम है और सिंबल है। जैसे फ्लोराइड है तो F नेगेटिव, क्लोराइड है तो Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड है तो Br नेगेटिव, आयोडाइड है तो I नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो HCO3 नेगेटिव, और हाइड्राइड है तो H नेगेटिव, और हाइड्रोक्साइड है तो OH नेगेटिव। आपको एग्जाम में ये लिखा आएगा कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पे सोडियम लिखा जाएगा Na, और उसके साथ OH लिखा जाएगा, ठीक है। OH पे नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये सो नहीं करते, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए NaOH लिखा हुआ दिखाई देता है आपको। उसके बाद आ जाओ डाइवैलेंट एनाइन। डाइवैलेंट मतलब दो चार्ज होगा आपका नेगेटिव में, तो ऑक्साइड होगा इसमें O2 नेगेटिव, सल्फाइड होगा तो H2 नेगेटिव, सल्फेट होगा तो SO4 2 नेगेटिव। याद रखना, सल्फेट होगा तो SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड होगा जो आपका सल्फाइड होगा वो होगा आपका SO3
2 नेगेटिव, और कार्बोनेट जो होगा वो होगा CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सल्फाइड में H2 नेगेटिव, सल्फेट में SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, कार्बोनेट में CO3 2 नेगेटिव। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो ऐसे लिखा जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों मिलके क्या कर देंगे, आपका न्यूट्रल कर देंगे, इसलिए इसे हम कंपाउंड में शो नहीं करेंगे। देन ट्राइवेलेंट एनायन कौन सा नाइट्राइट N3 नेगेटिव, और फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न कर लोगे, इसे याद कर लोगे, याद करने के बाद आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हो। एग्जाम में सिर्फ नेम लिखे आएंगे, नेम का कंपाउंड लिखा आएगा, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में आपको खुद बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाइए, तो यहां तो मैंने डायरेक्ट लिखा था AlCl3, बना कैसे होगा, सिंबल लिखो पहले, एल्यूमिनियम, ये क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड आयन, तो एल्यूमिनियम का +3, क्लोराइड का -1, और इसे क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एल्यूमिनियम Al आ जाएगा, क्लोराइड के पीछे 3 आपका सबस्क्रिप्ट आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरीके से अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए आएगा, तो आप क्या करोगे, अमोनिया लिखो। ठीक है, अमोनियम आयन लिखा है यहाँ पे प्लस चार्ज वाला, और आपने यहाँ पे नाइट्रेट आयन लिखा -1 वाला। नाइट्रेट आपके टेबल में यहाँ पे दे रखा है, देखो ये आपका नाइट्रेट है, बाइकार्बोनेट। चलो नाइट्रेट नहीं दिया, आप नाइट्रेट का भी याद रखोगे, नाइट्रेट का चार्ज कितना होता है, NO3 -1 होता है। ठीक है, तो -1 चार्ज वाले को आप ऐसे लिख दोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को -1 +1 दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड बनाना है, कॉमन सॉल्ट बनाना है, तो सोडियम का सिंबल लिखो, नीचे चार्ज उसका +1, क्लोराइड का चार्ज -1, दोनों को क्या करोगे आप, क्रॉस कर दोगे। जब क्रॉस करोगे तो दोनों के पास Na और Cl 1 चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट चार्ज होना चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड्स का क्या लिख सकते हो, केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। इसका एसएस ले लो, अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से पढ़ लेना, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे। अब करेंगे हम अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक अब देखते हैं हम, हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ द ऑल द एटॉमिक मासेस in a given substance, sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance। मतलब एक सब्सटेंस में जितने भी एटम आपके दिए सबका सम कर दो तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के लिए आप लोगे तो पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम का मास कितना होगा, हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1 AMU है, और आपके 2 का मास कितना हो जाएगा, 2U हो जाएगा, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है, 16U है, तो 2U + 16U इज 18U आपका मास आ जाएगा। किसी और का भी निकालना है, जैसे NaCl का निकालना है, तो Na में एक एटम आपका Na का है 23 हो जाएगा, और आपका क्लोरीन एक है तो 35.5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 58.5U आपका मास आ जाएगा। ऐसे करके किसी भी मॉलिक्यूल का आप मास कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। फॉर्मूला यूनिट मास सिर्फ आपके आयनिक कंपाउंड के लिए दिया गया है। एक क्रिस्टल बनता है आयनिक कंपाउंड में, ठीक है, 3D क्रिस्टल, यहां देख सकते हो आप, ये 3D क्रिस्टल बना है, इसमें बहुत सारे सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें से 1 यूनिट सोडियम क्लोराइड का कितना मास होगा, वही आपका फॉर्मूला यूनिट मास कहलाता है। ठीक है, तो NaCl का 1 यूनिट का मास कितना हो जाएगा, 23 + 35.5 इज 58.5U आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि Na एटम का मास होता है 23, क्लोराइड का एटम का मास होता है 35.5। ऐसे करके आप फॉर्मूला यूनिट मास भी निकाल सकते हो, इक्वल ही आएगा, NaCl का मास सेम ही रहने वाला है। फिर आ जाओ लास्ट टॉपिक जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखो जैसे आप क्वांटिटीज गिनते हो, जैसे 2 मार्कर है मेरे पास, ठीक है, जैसे 1 डजन क्या होता है भाई, 1 डजन आपने सुना होगा, 1 डजन = 12 यूनिट्स होता है। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हो, जनरल थिंग्स को आप कैलकुलेट कर पाते हो इससे। ठीक है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट है वो है केमिकल्स के लिए, तो केमिकल्स को आप मोल के हिसाब से मेजर कर सकते हो, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, कितना मोल आप सब्सटेंस ले रहे हो, कितना मोल आप केमिकल ले रहे हो। ठीक है, तो a mole is a commonly used to describe the collection of particle that is atom molecule और ion। कितने एटम मॉलिक्यूल और आयन प्रेजेंट है उस केमिकल में, उसको कैलकुलेट करने के लिए मोल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकालना चाहते हो केमिकली, तो गिवन मास ऑफ कंपाउंड, कितने मास आपको दिया गया है, मोलर मास।
मोलर मास कितना है उसका, मोलर मास इज इक्वल टू दी मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको निकालना सिखाया है यही मोलर मास के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप करना चाहते हो तो यहां पे देखिए, अगर आपको 18 ग्राम वाटर दिया गया है, 18 ग्राम वाटर में कितने मोल है आपसे पूछा जाए, तो नंबर ऑफ मोल आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल अगर आपको निकालना है तो आप लिखोगे गिवन मास ऑफ सब्सटेंस या कंपाउंड कितना दिया है 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, तो 18 को 18 से डिवाइड करोगे तो कितना मोल आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा आपके पास सब्सटेंस, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। फिर 1 मोल किस किस के इक्वल होता है, 1 मोल इज इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ द substance and 6.022 into 10 की पावर 23 particles of element and 22.4 लीटर of volume। अच्छा, ये जो 6.22 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट है, ये किसने दिया था, एक साइंटिस्ट है एवोगैड्रोस, ठीक है। एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेट करके बताया था कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते एक मोल के अंदर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड। नंबर ऑफ पार्टिकल आपके एक मोल में फिक्स होते हैं, जिसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो Na की वैल्यू कितनी निकाल के दिखाई इन साइंटिस्ट ने, 6.022 into 10 की पावर 23 आपके पार्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, आपको फॉर्मूला एक याद रखना है, ठीक है। आपको गिवन होगा कितना कंपाउंड दिया गया है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने आता है, मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है, और इससे आप दोनों चीज निकाल के डिवाइड कर देना, जो भी आएगा आपका मोल निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप अच्छे से इस लेक्चर को देख लेना, नोट्स बना लेना और रिवाइज कर लेना, आपका ये चैप्टर बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स को। तब तक के लिए ओके, बाय, टाटा, टेक केयर।